एयरबेस बनाने की बात है, ये कितनी खतरनाक हो सकती है भारत के लिए? भारत के लिए खतरनाक है कि नहीं, ये बांग्लादेश के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। जैसे हमें पता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर नैरो है, 27 किलोमीटर है, उसको चौड़ा करना हमारे लिए लॉन्ग टर्म में ठीक रहेगा। उस सेंसिटिविटी में पहले ही आईएसआई के चीफ को लेके आया यूनुस। बाद में इसने वहां पे चाइनीज का जो टीस्टा पे जो काम करना है वो भी यहीं से फ्लो करता है ना, वो चाइनीज को ऑफर किया, जो कि शेख हसीना ने भारत के साथ किया हुआ था टाई अप। अभी एयरपोर्ट यहाँ खड़ा कर रहा है। सिमिलर टेम्पलेट यूनुस लगाना चाहता है बांग्लादेश नॉर्थ की तरफ, ताकि यहाँ चाइनीज इन्वेस्टमेंट हो, चाइनीज प्रोजेक्ट बने। कल को भारत अगर चाहे कि मैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक्सपैंड करूं, तो उनको काउंटर करने के लिए बांग्लादेश के साथ कौन खड़ा होगा? चाइना। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। बांग्लादेश को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और रिपोर्ट्स की माने तो मोहम्मद यूनुस ने चाइना को बांग्लादेश के लाल मुनीर हाट डिस्ट्रिक्ट में एक एयरबेस बनाने का ऑफर दिया है और इसका काम पाकिस्तानी फर्म करने वाली है, यानी कि जो सब कॉन्ट्रैक्टर है वो पाकिस्तानी फर्म है, वो इस पे काम करेगी। ये खबर है और इसमें हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जिस तरह से मोहम्मद यूनुस लगातार चाइना से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अभी बीते दिनों 9 एमओयू भी चाइना के साथ साइन किए और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, उसमें जो इंटरनेट बैंडविड्थ है, उस पे भी उन्होंने रोक लगाई है और एक तरफ तो भारत से चावल भी ले लेते हैं, चीनी भी ले लेते हैं और कॉटन भी ले लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की जो चीज़ें, ख़ास तौर से जो एयरबेस बनाने की बात है, ये कितनी खतरनाक हो सकती है भारत के लिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान और आप सबके जाने-पहचाने कर्नल अजय रैना। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार अंबर। एक हाथ में फोन पकड़ा तो एक हाथ से मैं नमस्कार करता हूँ। सर जय आप ऐसे ऐसे मैं आपको कर दिया, आपके बदले का मैं नमस्कार कर रही हिंद। थैंक यू। हूँ। तो अंबर, ये भारत के लिए खतरनाक है कि नहीं, ये बांग्लादेश के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। बिकॉज टेल यू व्हाई। जी, ये जो लाल मनीर हाट जो आप बता रही हैं एयरपोर्ट, ये लाल अगर मिर्च। आपसी लोकेशन देखें तो जो जी, हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक्सपैंड करने की बात करते हैं, जी, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साउथ में है, रंगपुर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। और हमारे इसके राइट में हमारा, इसके ईस्ट में हमारा कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट आता है। जी। तो बेसिकली जो हमारी सेंसिटिविटी है, हुँ, जैसे हमें पता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर नैरो है, 27 किलोमीटर है, उसको चौड़ा करना हमारे लिए लॉन्ग टर्म में ठीक रहेगा। जी, उस सेंसिटिविटी में पहले ही आईएसआई के चीफ को लेके आया हुँ, यूनुस। बाद में इसने वहां पे चाइनीज का जो टीस्टा पे जो काम करना है वो भी यहीं से फ्लो करता है ना, हुँ, वो चाइनीज को ऑफर किया, जो कि शेख हसीना ने भारत के साथ किया हुआ था हुँ, टाई अप। जी, अभी एयरपोर्ट यहाँ खड़ा कर रहा है। तो बेसिकली क्या चाहता है वो? ये चाहता है कि जैसे कश्मीर का इशू पाकिस्तान के डिक्लाइन होते 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 अभी जम्मू एंड कश्मीर का जो पीओजेके है, हुँ, वो अभी भारत और चाइना का मसला बन के रह गया है, क्योंकि पाकिस्तान की औकात नहीं है। और चाइना ने इन्वेस्टमेंट बहुत कर दी हमारे गिलगित बल्तिस्तान में, और बिल्कुल आगे जो उसके डैम्स बन रहे हैं और जो रोड बन रहा है कराकोरम हाईवे सी पैक, उसका मेजर जो पार्ट है $60 बिलियन का, वो इन्वेस्ट हुआ है पीओजेके में। तो कल को अगर भारत पीओजेके में कुछ करेगा तो उसको अपोजिशन, पाकिस्तान तो रो रो के एक ट्वीट वूट करके छोड़ देंगे, चाइना से होगी। हुँ, सिमिलर टेम्पलेट यूनुस लगाना चाहता है बांग्लादेश नॉर्थ की तरफ, ताकि यहाँ चाइनीज इन्वेस्टमेंट हो, चाइनीज प्रोजेक्ट बने। कल को भारत अगर चाहे कि मैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक्सपैंड करूं, तो उनको काउंटर करने के लिए बांग्लादेश के साथ कौन खड़ा होगा? चाइना। हुँ, अब ये इसका ख्याल है। अब दिल बहाने के बहलाने के लिए ख्याल तो बड़ा अच्छा है। चाइना जी, किसी के सगा नहीं, वो अपनों का बिल्कुल, सगा नहीं। आपने देखा उनके जनरल्स गायब हो जाते हैं, उनके मिनिस्टर्स गायब हो जाते हैं। और चाइना डिक्लाइन पे है। वो डिक्लाइन एब्सो पे है, इतना ज्यादा है कि वो भारत से हाथ मिला के एलएसी से पीछे हटा है। जी, तो एक टिपिकल चाइनीज वे ऑफ डूइंग थिंग्स जो होता है कि आप खुद ना लड़ो, आप भाड़े के टट्टुओं को आगे लड़ने के लिए छोड़ दो, वो करके यूनुस को वो यूज कर रहा है। अब जी, यूनुस का आप एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें देखिए अंबर, जब हुँ, इनका तख्ता पलट हुआ था शेख हसीना का, तो हम लोग पहले थे जिन्होंने शुरू में कह दिया था सीएए का regime चेंज है। काफी जी, लोग कह रहे थे कि चाइना का regime चेंज है। मैं उस टाइम भी कह रहा था, मैं आज भी कहता हूँ, अभी तो क्लियर ही हो गया सीएए का चेंज था। उसका बिल्कुल, रीजन क्या था? चाइना बहुत बुरी तरह से बांग्लादेश में घुस रहा था। $4.5 बिलियन इनके रोड रोड पे और ब्रिजेस पे लगा रखे थे।
5 जी। साढ़े 500 कंपनी चाइना की बांग्लादेश में थी। हुँ। रॉ मटेरियल जो टेक्सटाइल मिल्स का जो जो कि मेन इकोनॉमी का जो उनका जी, पिलर था कॉटन बांग्लादेश रॉ का, कॉटन जाता है वो भारत से। वो जा रहा था चाइना से। भारत से टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल कम जाता था, चाइना से ज़्यादा आता था। इनके बच्चे पढ़ रहे थे चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ में। हुँ। तो चाइना का जब इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, तो अमेरिका ने कहा इनफ इज़ इनफ। हुँ। तो उन्होंने उसको, और आपको पता होगा जब लास्ट टाइम शेख हसीना चाइना गई थी, तो उसने हुँ। उसको कोल्ड शोल्डर दिया गया था, बिकॉज़ चाइना ने कहा था कि बे ऑफ बंगाल में जो ऑयल है, हुँ। जो बांग्लादेश के पानी में आता है, ऑयल एंड गैस, हुँ। उसका टेंडरिंग ना करे, सिर्फ चाइनीज़ कंपनी को दे। और जी। शेख हसीना ने टेंडरिंग की थी। शेख हसीना की प्रॉब्लम ये थी कि वो दोनों के बीच में फँस के रह गई। इधर अमेरिका कह रहा था मैंने क्रिश्चियन स्टेट बनानी है, मेरे को सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए, वो तो बहाने थे। बेसिकली अमेरिका को लग रहा था कि चाइना यहाँ पे घुस रहा है। अगर आप 71 पे अपना माइंड लेके जाएँ, 71 में यूएसए यहाँ घुस रहा था, क्योंकि जी। पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही थे। पाकिस्तान जो था वो सेंटो सियाटो में मेंबर बन चुका था, और बे ऑफ बंगाल में वो अमेरिका को बेस दे रहा था। उसको रोकने के लिए रशियन बीच में कूदे, इंडिया की हेल्प की, और हमने उनको अलग करा के रख दिया। तो उसी इन सभी ये जो मैंने कहानी आपको सुनाई, इसका मतलब ये है कि बड़े खिलाड़ी आपको बेवकूफ बना के आगे रखते हैं। हुँ। एज अ हेड ऑफ ए नेशन, एच हेड ऑफ नेशन है नहीं ना, वो तो चीफ एडवाइजर है, चीफ एडवाइजर टू जी। नो वन, पता नहीं किसको एडवाइस करता है वो। तो अगर आप समझदार हो, आपने देखा अमेरिका ने हमें कितना पुश भड़काओ, किया कि हम भड़काओ है वो। सॉरी। चीप भड़काओ और भटकाओ। हाँ, अब आप देखें, इसको कंपेयर कंपेयर करें हमारे साथ। हुँ। कितना कोशिश की अमेरिका ने कि चाइना से भारत पंगा ले। जी। पाकिस्तान ने कितनी बार हम पे शर्मनाक हमले किए, रिसेंट भी कोशिश की, बिल्कुल। 3-4 दिन पहले एलसी पे भी हुआ है कि हम इसमें उलझें। लेकिन हमारा आज लड़ाई में उलझना सही नहीं बनता। हमारी सरकार डेलिबरेटली इसको अवॉइड कर रही है। जी। कंपेयर्ड विद यूनुस, कि हुँ। आपकी इकोनॉमी ज़ीरो, आप सेवन सिस्टर्स की लाइन लॉक होने की बात कर रहे हो, आपकी अपने 3 तरफ से भारत गिरा हुआ एग्ज़ैक्टली, है। मैं और आपको सर यही बोलने वाली थी कि उन्होंने कहा कि सेवन सिस्टर लैंडलॉक्ड हैं हाँ, और समुद्र बांग्लादेश के पास है, तो चाइना के लिए बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। हाँ। वो तो ये यही अपॉर्च्युनिटी शेख हसीना के टाइम पे चाइना एक्सप्लोर कर रहा था। यूएसए ने उसका तख्ता पलट किया। अब सेम यूनुस जो उस तख्ता पलट का यूएस के साथ जुड़ा हुआ था, दोबारा हुँ। चाइना के पास जा रहा है, बिकॉज़ यूएस में भी तख्ता पलट गया ना, वहाँ भी ट्रंप आ गया। अगर वहाँ ट्रंप ना जी। आता और बाइडेन रहता, तो यहाँ गेम कुछ और होनी थी। अभी ये हो गया फ्रस्ट्रेट, और हुँ। एक्चुअली अपने देश को तबाह करने का जो हुँ। उस पे लेके जा रहा है। जैसे आपने कहा, एयरपोर्ट हुँ। चाइना को दे रहा है और जी। सब कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान को कर रहा है। मंगला हुँ। पोर्ट डेवलप कर रहा है। इसके अलावा हुँ। हुँ। चट्टोग्राम इकोनॉमी जोन, ये आज ये अभी के डिसीजन है, बिम्स्टेक की कॉन्फ्रेंस के 3 दिन पहले। आप देखो, जी। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि आपने बिम्स्टेक में मिलना है, मोदी साहब को रिक्वेस्ट कर करके पैर पकड़ के आपको मीटिंग मिली, उससे पहले आप ये करके आए हो। कॉक्स बाजार को तो खैर पहले एयरपोर्ट चाइनीज एक्सटेंड कर रहे थे। तो जी। इस पे भारत चुप नहीं रह सकता। भारत नहीं परमिट कर सकता कि वो दोस्ती बला मानसी सब रखो साइड पे। अगर आपने चाइना को लाल मुनीर हाट में या रंगपुर में, यहाँ पे आपने एयरबेस, डैम, केनाल कुछ बनाने का मौका दिया, तो कल को ये विवाद सिलीगुड़ी का जो इशू है, वो आपके और चाइना के बीच में आके खड़ा हो जाएगा। बांग्लादेश इररिलेवेंट है। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा कि क्या ये भारत के लिए खतरा बन रहा है, ये अपने लिए खतरा कर रहा है। ये जो काम जी। कर रहा है, ये भारत को मजबूर कर रहा है कि हम कुछ करें। जी, अब जी। इसी को अगर हम आगे लेके समझें, क्योंकि जब से बांग्लादेश में शेख हसीना का आउस्टर हुआ है, उसके बाद से ही लगातार हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो भारत को ना पोक करता रहता है लगातार, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ ऐसा उकसाने की कोशिश कर रहा है। अब जबकि हम देख रहे हैं कि एयरबेस बनाने की बात हो रही है लालमोहर हाट में, ये एक बहुत बड़ा भारत के लिए कंसर्न हो सकता है। हालाँकि अब तक हम उनको कॉटन, चीनी, चावल सब कुछ दे रहे हैं। बिजली भी दे रहे हैं। अभी आपको क्या लगता है कि भारत को किस तरह का स्टेप लेने की ज़रूरत है या कुछ पॉलिसी में बदलाव लाने की ज़रूरत है? हालाँकि भारत एकदम से ऐसा आउटराइटली कोई इस तरह का कदम नहीं उठाता है, सिवाय पाकिस्तान के। क्या वही वाली पॉलिसी यहाँ पे भी लगाने की ज़रूरत है बांग्लादेश में? क्योंकि सिंस इट हैज़ बिकम ईस्ट पाकिस्तान नाउ, तो उसी में इंक्लूड करना चाहिए? देखिए, ये इसमें कुछ 2-3 पहलू हैं। पहला, जैसे जी। शुगर का सप्लाई है, बिजली की सप्लाई है, ये बेसिकली हमारी जो कंपनीज़ हैं वो करती हैं।
और हुँ, उनकी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। वहाँ यूनुस बैठे, शेख हसीना बैठे, इर्रिस्पेक्टिव आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपको उसको फुलफिल करना हुँ, पड़ता है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको डब्ल्यूटीओ के सैंक्शन और वो सब, बिकॉज आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुँ, साइन कर लिया, चाहे देश के हुँ, अंदर चाहे बाहर, आपको पूरा करना। सेम जी, टाइम एज ए नेशन भारत के पास ये ऑप्शन है कि बांग्लादेश को होस्टाइल नेशन डिक्लेयर करके अपनी कंपनियों को बाई ऑर्डर, जैसे क्रिकेट को बंद कराया है। बीसीसीआई तो जी, एक कंपनी बनी है, बीसीसीआई तो एक एनजीओ है। लेकिन जी, किसी पॉइंट पे भारत सरकार ने कहा कि तुम एनजीओ हो, तुम जो भी हो, अमीर हो गरीब हो, रहा अलग बात, तुम लोग पाकिस्तान के जाके पाकिस्तान में नहीं खेलोगे। उसके बाद फिर वो हुँ, सब इसी तरीके, ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए तो आप बिल्कुल ही बंद गए। लेकिन अगर सरकार आगे बोलती है कि एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी ये हमारा एनिमी नेशन है, हमारे खिलाफ जा रहा है, और एक नोटिफिकेशन आती है, तो इन कंपनियों को रोका जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश से वो कंपनीज का सामान ही खरीदेंगे तो उनको यहाँ पे अपनी भारत के अंदर ही बहुत इलेक्ट्रिसिटी, वैसे देखो हमारी शॉर्टेज है, तो वो हुँ, वहां पे कंज्यूम हो जाएगी, कोई लॉस नहीं होने वाला। और हुँ, बाकी जो शुगर है, राइस है, वो हम बाकी देशों को भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो हाँ, अभी भारत को डिप्लोमेटिकली तो खैर ऑब्जेक्ट किया। अ, हमारे स्नेहाल साहब ने भी ट्वीट किया फिर काफी कि हाउ डेयर, ये यूनुस कह रहा है कि लैंड लॉक है और हम समुद्र के। एक्चुअली उस बयान को अगर आप पूरा सुनेंगे ना, वो वैसा है नहीं। ये भी थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। यूनुस का जो स्टेटमेंट है ना, वो इतना आउट ऑफ द, वो कहते हैं ना, लाइक लॉजिक नहीं है। वो हुँ, उसने पूरा एक्सप्लेन किया है, बीच में फिर वो हमारा होता है ना, काट के हम वो एक लाइन उठा लेते हैं। जैसे अभी आपके प्रोग्राम में से कोई एक लाइन उठा लेगा तो फिर वो बात है। बट नॉनदलेस चाइनीज के साथ एयरपोर्ट ऑफर करना, एक पोर्ट ऑफर करना, एक उनको बोलना ये आप हमारा रिवर मैनेज करो, और यूनस जाके चाइनीज के साथ ब्रह्मपुत्र जमुना रिवर बोलते हैं जिसको, जमुना जे से शुरू होता है बांग्लादेश में, उसके ऊपर वाटर डेटा शेयर करने की एग्रीमेंट करके आया है। जबकि बीच में जो ब्रह्मपुत्र जो हमारे बह के वहां जमुना बनता है, उस पर हमारा चाइना के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, चाइना ने हमारे साथ नहीं किया। तो देखो फजूल का एग्रीमेंट, जब बीच वाला, जिस हमारे पास उस रिवर को डॉक्टर करने की कैपेसिटी है, हमारे डैम बन रहे हैं, वो जो मर्जी डेटा शेयर करे चाइना, बीच में तो हम आते हैं। तो यस, एब्सोल्यूट डिप्लोमेटिकल लेवल हो गया, ये ट्रेड लेवल हो गया, और अगर जरूरत पड़े, आई थिंक अब टाइम आ गया कि अगर हमें थोड़ा सा मसल दिखा के, क्योंकि पहले जब बात चलती थी ना कि हिंदुओं को इवैक्यूएट करो, तो हम क्लियरली बोलते थे बहुत मुश्किल है। हिंदूज और क्रिश्चियंस और बाकी जो माइनॉरिटीज हैं वो पूरे बांग्लादेश में फैली हुई हैं, आप एक एक बंदे को उठा नहीं सकते। अगर एक तरह से शुरू करोगे तो उन पर रेप्लिकेशन आएगा, उनका और एब्सोल्यूट स्लॉटर होगा। लेकिन ये जो हमारा टेक्टिकल या स्ट्रेटेजिकल जो हमारे इंटरेस्ट हैं कि हमने अपने कॉरिडोर को चौड़ा करना है, और पॉसिबली अगर वो कह ही रहा है कि भाई लैंड लॉक्ड है, कुछ नहीं है, तो फिर हम कॉक्स बाजार वाली पोर्ट भी हमारे बगल में ही है। तो ऐसे वाला अगर मिलिट्री एक्शन आर्मी करती है भारत के सरकार के कहने पे, तो आई थिंक उसका भी गलत टाइम नहीं होगा। बिकॉज ये जो पोक कर रहा है हमें, वो जो हमें वो चैलेंज कर रहा है और आंखें दिखा रहा है बिना मतलब के, वो उसका जवाब देना जरूरी है। और अमेरिका ने कह तो रखा है कि बांग्लादेश से निपटेंगे, प्राइम हमारे प्रधानमंत्री जी। जी, तो जैसे आपने कहा कि भारत बहुत डेलिब्रेट डिसीजन लेता है, क्या हुँ, डिसीजन लेगा, कब लेगा, उसके बारे में कहना मुश्किल होगा, और कहना मतलब इट्स डिफिकल्ट फॉर अस, आप और मैं जैसे स्टूडियो में बैठ के हम स्पेकुलेट कर सकते हैं, बट आई थिंक कुछ ना कुछ ड्रास्टिक डिसीजन लेना पड़ेगा। जी। जी। लेकिन सर एक बात है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, मोहम्मद यूनुस आए। पाकिस्तान वो देश जिसने लाखों लोगों का नरसंहार किया, बांग्लादेशियों का, महिलाओं का रेप किया, क्या कुछ बंगालियों के साथ नहीं हुआ। उनके साथ तो इन्होंने दोस्ती बना ली, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज़ की बात हो रही है, उनके वहाँ पे उनके सब मिनिस्टर आना-जाना हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, सब कुछ एकदम से हो गया। भारत जिसने आज़ादी दिलाई थी, उसको इतना ज़्यादा मतलब एंटी इंडिया वहाँ पे सेंटिमेंट्स आ गए हैं और अब ये कि जो आम लोगों के बीच में एक माइंडसेट बना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मोहम्मद यूनुस अब लगातार भारत को पोक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? क्या ये किसी बड़े उसका प्रोग्राम या किसी षड्यंत्र का हिस्सा है? देखिए, थोड़ी तो हमारी अपनी बेवकूफ़ी है। जी, 71 का जो भी किया, रशिया की सपोर्ट से किया, जैसे भी किया, वो हमारी रॉ ने कराया, जी, आरएनडब्ल्यू ने करवाया। 71 क्योंकि ये ईस्ट पाकिस्तान चेंज होकर बांग्लादेश बन गया, तो हमने पूरे आरएनडब्ल्यू की एसेट्स वहां से निकाल ली गुडविल में, कि हुँ, दोस्त के घर में क्या बेदी रखना। लेकिन हमने जगह दे दी आईएसआई को। प्लस बांग्लादेशी आर्मी ऑफिसर जो किसी टाइम पे पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा थे, वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ी आर्मी थी। और हुँ, जो बाद में 71 के बाद बांग्लादेश में अफसर भर्ती हुए, वो लोकल बांग्लादेश आर्मी के प्योर बांग्लादेशी रहे। तो उन दोनों में एक डिफरेंस है। तो जो ऊपर वाली लॉट है ना, जब ये
प्योर बांग्लादेशी लेफ्टिनेंट सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हो रहे थे, वो ऑलरेडी वो लोग मेजर कर्नल ब्रिगेडियर थे। उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बांग्लादेश आर्मी पे रहा। फिर पाकिस्तान के आईएसआई आने के बाद वहां पे शुरू हुआ जिहाद, जिहादी माइंडसेट, जिसको हम चुपचाप देखते रहे। और शेख हसीना ने भी तब जाके उनको टांगना शुरू किया जब शेख हसीना को ये पता चला कि बीडीआर जो बांग्लादेश राइफल्स में हुआ था, कू हुआ था, उनके डीजी को मार दिया था, टीवी उसके सिर पे मार के ऑफिस में। तो उसको ये पता लग गया था कि अगर अगर बांग्लादेश राइफल्स अपने आप को रिवोल्ट करके अपने चीफ को मार सकती है तो कल को इन्हीं की जिहादियों की बात में आके मेरे को भी टांग देंगे। तो उसने फिर जिहादियों को टांगना शुरू किया एक एक करके। तो उसमें हुँ, हमें लगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है, बट हम ये नहीं उस टाइम देखते रहे कि जब एक जिहादी टांग रहा था उसके मुकाबले में 4 या 5 माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म हो रहा था पर डे। कभी किसी घर जला दिया, कभी पंडाल तोड़ दिया, कभी कुछ कर दिया। तो ये एक रात की कहानी नहीं है। और हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया शेख हसीना पे। हमने ये रियलाइज नहीं किया कि भाई शेख हसीना हमारे तरह इंसान है, हर इंसान का यहाँ पे एक समय है, उसने चले जाना है। तो एक इकोसिस्टम जो हमें एक्सटेंड करना चाहिए था, वो शायद हमसे थोड़ी चूक हुई। तो अभी ये जो ओवरऑल इन्वायरमेंट बनी, अगर आप मुझे कह रहे हो कि बांग्लादेशियों के साथ पाकिस्तानियों ने बड़ा कुछ किया, तो मैं आपको काउंटर सवाल पूछता हूँ कि जो सिखिज्म है हमारा, जिसका जिसका ठेका आजकल खालिस्तानियों ने ले लिया और एसजीपीसी जैसी ले लिया, इनके इतिहास में क्या है? इनके इतिहास में यही था ना कि जो बाहर से आए इन्वेडर्स, उन्होंने इनके गुरुओं को शहीद किया, गले काटे, सब किया। आज ये लोग पाकिस्तानी आईएसआई के जो जिहादी माइंडसेट वाले लोग हैं उनके साथ बैठ के हाथ मिला और रहे हैं। जिन इन्वेडर्स के नाम पर उनके जितने भी हथियार होते हैं, उनके नाम होते हैं सारे, हाँ बिन जी कासिम और वो। जी। जी। तो जिन्होंने आके, देखो मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि जिन्होंने आके यहाँ पे जुल्म किए वो तुर्क थे, बाहर से आए, अफगान भी थे। हमारे वाले तो कन्वर्ट हुए हैं, जैसे जी, आप हैं। एब्सोल्युटली। आप तो यहीं के हो ना। तो आप उस सोच वाले लोगों के साथ कैसे हाथ मिला सकते हो जिन्होंने आके यहाँ पे किसी को नहीं बख्शा? देखिए, अगर आप कन्वर्ट हुए तो आप इमेजिन कर सकते हो ना क्यों कन्वर्ट हुए। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, जुल्म तो हुआ होगा। फिर एक टाइम आता है कि इंसान बेबस हो जाता है तलवार के आगे। हुँ, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, बीवी बेटियां होती हैं, तो कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं। लेकिन वो जो जिहादी सोच है उसके हुँ, साथ आज हमारे खालिस्तानी भाई लोग एसजीपीसी वालों को बड़ा प्यार आया हुआ है। तो ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि एक बड़ी पुरानी कहावत है। तो हुँ, जैसे इनकी यूनुस मियाँ की भी विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। मुझे सिर्फ ये आता है कि भाई आप बांग्लादेश जैसे देश को, जो कि आज से 1 साल पहले, हालांकि ये थोड़े फर्स्ट फिगर्स थे, बट दे वर डूइंग वेल इकोनॉमिकली, दे वर डूइंग वेल। इनफैक्ट कई जगह तो हमसे भी आगे निकल रहे थे वो। उसको आप बाबा आदम के जमाने में लेके आ रहे हो। और अगर पंगा हो जाता है इंडिया का, तो अगर इनको लगता है कि चाइना बीच में कूदेगा और उनको बचाने आएगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। ओवरऑल जो जियो पॉलिटिक्स दुनिया में बदल रही है, जिसमें अमेरिका कोशिश कर रहा है रशिया को हाथ मिला के चाइना से दूर लेके जाने की, ईरान जी, के ऊपर थ्रेट चल रही है, उस लिहाज से देखो तो चाइना खुद आइसोलेट हो रहा है। और चाइना के दोस्त कितने हैं? नॉर्थ कोरिया वो रशिया लेके चला गया, उसने डिफेंस पैक्ट कर दिया, नॉर्थ कोरिया भी निकल गया चाइना के हाथ में। बचा जी, चाइना, पाकिस्तान जो है या नहीं है बराबर, और उसके आगे ईरान, जिसके ऊपर कभी आज गिरा कल गिरा बम गिरने वाला है। तो ऐसे एब्सोल्युटली। देश के ऊपर आप बेट करके अपने पड़ोसी से, और वो पड़ोसी जिसने कभी आपका इलाका हथियाने की कोशिश नहीं की, कभी आपके साथ ज्यादती नहीं की, आप उसको आंखें दिखा रहे हो। तो ये एक ही संकेत आता है कि ये जब आपका एंड आता है ना, एंड, तो आपकी बुद्धि घूम जाती है 180 डिग्री। तो यूनुस मियाँ जी घूम चुके हैं, उनका दिमाग घूम चुका है। उसका रिप्रिकॉशन जो बांग्लादेशियों के ऊपर होगा वो थोड़ा सा, जिसमें हर रिलीजन के लोग हैं और वो टारगेट किए जाएंगे, जो माइनॉरिटीज हैं उनको और उनके ऊपर गुस्सा निकाला जाएगा, वो थोड़ा सा वरीसम है। बट आई थिंक समवेयर जब देश और सिविलाइजेशन की बात होती है तो फिर थोड़ा खून खराबा, थोड़ा सेक्रीफाइसेस होता है। ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, भारत को कुछ करना पड़ेगा। नट शेल, आप इसको बैठ के क्लैपिंग चेयरिंग वाले मोड से निकल के, क्योंकि हमने तो आज तक बांग्लादेश को धमकाया भी नहीं है इन सब होने के बावजूद। अगर आप देखें, बिल्कुल, हमने सबसे बड़ी धमकी भी बात नहीं ये दी है, है, किसी चीज़ का कोई रिएक्शन नहीं, कुछ भी कुछ नहीं नहीं। हुआ है। हाँ, और उसका हौसला बढ़ता जा रहा है। हुँ, और ये उसमें फिर गलती मुझे अपनी दिखती है कि अगर आपने एक कुत्ते को भौंकने का मौका दिया और उसको वो भौंकता रहा भौंकता रहा भौंकता रहा और आज ऊपर बैठे रहे, तो वो और ऊंचा भौंकने लगा, फिर और ऊंचा भौंकने लगा, फिर 4-5 और ले आया चाइना वाइना से साथ में, तो और गलती फिर वो हमारी है। मिलके काटेंगे आपको। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई थिंक ये करके इसने बांग्लादेश के लिए खतरा पैदा किया है। भारत के लिए खतरा क्या करेगा ये? ऑफ कोर्स। ये जो सब करके, या बिल्कुल, ये बात तो है, लेकिन सर, भारत की अगर पॉलिसी, आपने बोला कि अभी बिम्स्टेक से पहले ही ये सब
आ रहा है तो ये उनके लिए भी गलत हो जाएगा, चाइना की बात करें। लेकिन बांग्लादेश को लेकर आपको लगता है कि पॉलिसी रिवाइज़ करने की ज़रूरत है? सिंस वैसे तो ऑफ़िशियल जो पीएम है वो तो शेख हसीना ही, वो भारत में है, लेकिन जो मौजूदा एडवाइज़र हैं उनकी को लेकर या वो जिस तरह से कर रहे हैं उसको लेकर एक नई पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, या फिर पाकिस्तान में उसको जोड़ दें तो पाकिस्तान वाली पॉलिसी उन पे लगाने की ज़रूरत है? हाँ, कुछ ना कुछ तो कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगर मेरे को पूछो तो मैं तो कहूंगा भाई घुस जाओ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर, छोड़ा कर, जिससे पहले चाइनीज आके एयरपोर्ट बनाए, अपना एयरपोर्ट बना लो। पर जी। शायद वो एक्सट्रीम व्यूज हैं। हुँ, बट सिक्योरिटी के एंगल से और लॉन्ग टर्म में देखोगे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यही करना पड़ेगा। अब उसको हम एज ए पॉलिसी, स्टेटेड पॉलिसी करते हैं कि नहीं करते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ मोर ऑफ एकेडमिक्स। जो हुँ, थॉट प्रोसेस है इंडिया की बांग्लादेश के प्रति, वो चेंज होने का समय आ गया है। तो ऐसा भी होता है कई बार कि आप एक देश के प्रति अपनी पॉलिसी को शॉर्ट टर्म में चेंज करते हो कि इनको थोड़ा सबक सिखा लें, एंड बाद में आप फिर नॉर्मलाइज हो जाते हो। फिर वहां भी सत्ता पलट हो जाए, फिर वहां शेख हसीना या उसकी पार्टी का या उसके माइंड वाला कोई बंदा वापस आ जाए, तो वी कैन हुँ। रिवर्ट बैक टू ओल्ड वेज, थॉट है ना। प्रोसेस फिर तो बदल रहा है। वेस्ट बंगाल में जो जो बांग्लादेशी इलाज करवाने आते हैं, उनको वो इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। लोग जो बिज़नेस करते हैं इंडिया से बांग्लादेश के साथ, वो बिज़नेस करने के लिए भी अब दूरी बना रहे हैं। तो वो थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है धीरे-धीरे वो बांग्लादेश को लोगों का हो लेकर। रहा है, लोगों का हो रहा एब्सोल्यूटली आम है लोगों ना। की मैं बात करूँ। जी। हाँ, तो अभी डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल अगर वो है, और मेरे को तो डेमोक्रेसी पे भी बड़े शक है वैसे। मेरी अपनी एक ओपिनियन है, जो आपका शो इट्स खराब नहीं करना मिथ, चाहता। इट्स अ मिथ। तो तो अगर हमारा पब्लिक प्रेशर कंधार हाईजैक के बाद कट्टर चरमपंथियों को छुड़वा सकता है, पब्लिक प्रेशर जो हुँ, हुआ था ना, और उसने फिर बाद में पार्लियामेंट अटैक हुआ, बाद में मुंबई में हुआ, पठानकोट हुआ, तो पब्लिक ओपिनियन मैटर करती है। अगर ग्राउंड पे, ये मैं माना, हॉस्पिटल्स में देख लीजिए, बिजनेस में एक 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 खिन है, एक चिड़ है हमारे, हमें जिससे को कर रहा है। सेम टाइम में हमारी एक मैडम बैठी हुई है बांग्लादेश के ऊपर, जो रिवर्स में चलती हैं लंदन हुँ, में जाके, तो खुशबू शायद वो से। जीएमटी और आईएसटी का मैच करने के लिए पीछे आगे जा रही थी। वो जमीन देने के लिए तैयार नहीं है बॉर्डर पे, तो हमारे कुछ अपने इश्यूज भी हैं। तो मुझे तो हुँ, ये समझ नहीं आता कि, मैं तो कहता हूँ उसको सॉर्ट आउट करने से पहले यहाँ क्यों नहीं प्रेसिडेंट रूल लगाते आप, खून खराबा यहाँ पे हो गया, ये तो अपना है ना, बांग्लादेश को एब्सोल्यूटली। सॉर्ट आउट करेंगे पर अपना घर थोड़ा सीधा कर लें। पर जी। फिर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, आज तक इनकी नेशनलिस्टिक टेंडेंसी पे हमें कोई शक नहीं है। ठीक है, कुछ पॉलिसी डिसीजन, मॉनेटरी डिसीजन गलत ऑफ ऊपर नीचे कोर्स। हो सकते हैं, हम डिबेट कर सकते हैं। तो उस पे मुझे भरोसा है कि जो भी करेगी सरकार, सोच समझ के ठीक करेगी। और ऐसा होता है, मैं बेसिकली हम उम्मीद ही कर सकते हैं एज, बट ऑफ हाँ, कोर्स। ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है कलकत्ता में, ये मैटर करता है, गवर्नमेंट को मजबूर करेगा कुछ करने के लिए। एब्सोल्युटली। और सर ममता दीदी का भी जो रुख है वो केंद्र सरकार की तरफ बदला है। जैसे ही बांग्लादेश में जो स्थिति डेवलप हुई उसके बाद से तो बांग्ला उन्होंने अब उतने उनके सुर पहले से तो ढीले हुए हैं, उन्होंने केंद्र सरकार के भरोसे खास तौर से बॉर्डर सिक्योरिटी और बांग्लादेश को लेकर वो जैसे बांग्लादेशियों को अपने उसमें ले रही थी प्रदेश में। अब उसको लेकर उनको खतरा समझ में आ गया है कि मैं भी अगली शेख हसीना हो सकती हूँ। नहीं, आप बहुत दयालु हैं अंबर। आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक भी हैं। मगर ऐसा है कि ये चीजें, दुम जो होती है ना किसी एक जानवर की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो टेढ़ी ही रहती है। उसको फिलहाल क्या बोली, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है नहीं, कि वो उसका थोड़ी-सी। उसका रीजन है, अंबर रीजन है। जी। देखिए, हुँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी भी देश की सरकार होती है ना, बड़ी पावरफुल होती है। जी। उनके पास हर चीज, हर आदमी की फाइल, जो भी बंदा मैटर करता है ना, उसकी फाइल गवर्नमेंट के पास होती है। अभी आपका चैनल है ना, जैसे ग्रो करेगा आपकी फाइल भी खुल जाएगी। देश ऐसे चलता है। तो जी। इनकी फाइल्स में क्या क्या है, क्योंकि जब ये समझते नहीं है, जब इनको समझाना पड़ता है, जैसे मैं कह रहा हूँ प्रेसिडेंट रूल, हमें क्या पता किसी ने फोन करके, मोटा भाई ने बोला कि भैया बेगम साहिबा सुधर जाइए आप, नहीं तो फिर हमें मजबूर होकर प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा। बाकी रही बात बांग्लादेश का, तो ये भी लोग टारगेट पे चलते हैं। अगर इन्होंने बांग्लादेशी बसाने थे, जो कोई 3 करोड़ कह रहा है, कोई 5 करोड़ कह रहा है, तो आई थिंक उसने अपना टारगेट सेट कर दिया है। उसने जितने लाने थे ले आई। अगर आप आज ये कहें कि जो आगे अंदर, उनको हम छोड़ दें, उनके बारे में कुछ ना करें, फिर हम बेवकूफ़ी करेंगे। तो ये लोग ना, इनके एक अपने एक जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है, आप एक एक एक्शन से दूसरे एक्शन, दूसरे एक्शन पे तीसरे एक्शन पे, और जब आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो आप साइड पीछे हो जाते हो, है ना। एक बिल्डर ने जी। सोसाइटी बनाई और वो आरडब्ल्यूए को देके निकल जाता है, फिर पता नहीं चलता किसने बनाई थी। तो इसने वो ये इतनी
होली काऊ नहीं है। मैं तो इस पे ना विश्वास करूँ। नॉट ऑफ कोर्स, शी इज नॉट। हाँ, जी। लेकिन सर क्रैकडाउन तो स्टार्ट किया सरकार ने, चाहे वेस्ट बंगाल की बात करें, दिल्ली की बात करें, सभी जगह पे। हालांकि उनको बसाया तो पूरे ही देश में अलग अलग जगहों पे गया। इनफैक्ट सर कश्मीर, जम्मू में भी लोगों को बसाया गया है, रोहिंग्या हाँ, और इन सारे लोगों को। जी। तो सर वो इस क्रैकडाउन का कुछ असर नजर आएगा क्या हमें? आपकी मेड कहाँ की है? सर क्योंकि आप प्रोफेशनल पता हो, नहीं, काम करते लेकिन हो। सर मैं ऑफ रिकॉर्ड जो हम लोग बहुत सारे लोग जो जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं उनसे चर्चा होती है, तो जो दिल्ली एनसीआर में होते हैं उनसे हम, क्योंकि मैं आसपास ऑब्जर्व करती हूँ जितने भी सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक रिक्शा चलते हैं, दैट इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन। वो पहले इस तरह के रिक्शा वाले आपको आसपास सड़कों पे नजर नहीं आते थे। अब जो है वो, क्योंकि वो बांग्लादेशी होते हैं, उनकी हाइट छोटी होती है, शक्ल थोड़ी गोल गोल होती है, और अलग तरह की बंगाली बोलते हैं। वो समझ में आ जाता है कि ये वेस्ट बंगाल के नहीं है। और ये घरों में काम करने वाली मेड्स हों, रिक्शे वाले हों, और जितने भी छोटे-मोटे इस तरह के काम होते हैं, वो बाढ़ की तरह दिल्ली में नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर से जितने भी मुसलमान इलाके हैं, नोएडा है, नोएडा में जैसे यहाँ पे सोसाइटीज़ बनी, वहाँ पे मेड्स। तो इस तरह के इलाकों में बहुत ज़्यादा ये लोग नज़र आ रहे हैं, बड़े-बड़े तो शहरों में। एब्सोल्युटली, और यही हाल मुंबई का है, यही हाल एज़ बिल्कुल सर। इनफैक्ट उत्तराखंड का है, जो जी। पहाड़ों में, जम्मू हुँ। कश्मीर तो आपने मेंशन कर दिया। तो ऐसा है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर वो घुस चुके हैं। अगेन कुछ हमारी नालायकी है, हमारे बच्चे आजकल उनको लगता है कि छोटा काम करना बुरा है। डिग्निटी ऑफ लेबर तो इंडिया में कभी भी नहीं थी। अब किसको ब्लेम करें? सोशल मीडिया तो बाद में आया। हम हमेशा जी। इंसान को बोलते हैं कि जो चेयर पे बैठा हो, गधा भी बैठा, हम सैल्यूट मारेंगे, और जो बेचारा गली साफ हुँ। कर रहा है, जो ना करे और हमें 4 दिन के बाद डायरिया और कॉलरा हो जाएगा, तो उसको हम हटा ऐसे करते हैं। ये हमारी बेसिक एग्ज़ैक्टली। प्रॉब्लम है। तो जी। आज वो हमारी इकोनॉमी के उस सेक्शन में घुस चुके हैं जहाँ पे हमारे अपने बच्चे काम करने राजी नहीं है। ठीक है? अगर हम इनको ओवरनाइट प्लग करें, हालाँकि देखो इम्पॉसिबल है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कि आज एक ऑर्डर आए कि सारे के सारे जो बांग्लादेश शूट एट साइट करते हो तो भाग जाएँगे सपोज़, तो आपके यहाँ पे पंचर की दुकानों से लेके मेम साहब लोगों की मेड नहीं आएँगी, सुबह बैठी कौन पिलाएगा, वो कैसे जाएँगी बेचारी ऑफ़िस। ऑफ़िस के अंदर, कॉर्पोरेट ऑफ़िस में गार्ड खड़े हैं, ठीक है? गार्ड और सर जो चाय और थोड़ा-मोटे ऑफ़िस के काम करने वाले ऑफ़िस हाँ, बॉयज़ होते हैं। जो जो हमारे बच्चे नहीं कर रहे। मतलब एक उसमें सिंपल सी वो मैं कहता हूँ कि हमारे बच्चे नहीं करना चाहते, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि पकौड़ा तलना कोई प्रोफ़ेशन थोड़ी है। प्रोफ़ेशन तो हुँ। सिर्फ़ अंबानी अंबानी का है, बाकी तो नीचे है ही नहीं। तो जी। उस हालत में फिर क्या होगी, आपकी इकोनॉमी चरमरा जाएगी। फैक्ट्रीज़ में लोग काम करते हैं। जी। तो इसलिए मैं हमेशा एडवोकेट करता हूँ कि आप इनको एक ओपन डिक्लेरेशन दें कि भाई आप आगे, ऑलराइट। जब तक आके देश के अंदर इकोनॉमी में, कि आप किसी फैक्टर में काम फैक्टर हो इकोनॉमी का, चाहे आप दुकान चला रहे हो, चाहे आप रिक्शा चला रहे हो, आप अपने आप को डिक्लेयर करो, आप वर्क परमिट लीजिए, और आपको वोटिंग राइट आपको नहीं मिलेंगे, आधार-वधार आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको एक नेक्स्ट कार्ड मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि आप बांग्लादेशी हो और आप यहाँ पे मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो देश में। एंड फिर आप हो तो आपके साथ एक बच्चा, अगर आपकी वाइफ मेड है तो 2 हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। उसके अलावा जितने हैं वापिस ढाका, वापिस अदर साइड ऑफ द बाउंड्री। और अगर आपकी बीवी नहीं काम करती तो वो भी जाए। आप आज बांग्लादेश में इतनी भूखमरी है कि भारत जो भी डिक्टेट करेगा टर्म्स, यहाँ जाए बांग्लादेशियों को मानना पड़ेगा। वो पहचाने जाते हैं, जैसे आपने कहा ना, वो छुपता नहीं है। आपकी शक्ल, बोलचाल वो नहीं छुपती है। बिल्कुल। इनको 15-20 दिन की विंडो देके, सेल्फ डिक्लेरेशन लेके, और उसके बाद बोलो, अब के बाद जो पकड़ा जाएगा उसको हम मानेंगे हम राइट। एजेंट्स ऑफ एनिमी नेशन। उनको स्पाई स्पाई वाला हुँ। कहते हैं ना, जासूस वाला सेक्शन लगा के टांग दिया जाएगा। जी। तो ये एक तरीका है। कोलैप्स होने से अच्छा है, क्यों ट्रंप ने क्या किया, उठाए ना लोग, फिर बंद कर दिए, बिकॉज़ उनके खेतों में काम करने वाले नहीं बचे। जी, तो बिल्कुल। कुछ मजबूरियाँ हमारी भी हैं। हाँ, ऑफ जी, कोर्स ग्रोइंग इकोनॉमी है, और तो ऑफ कोर्स ये सारे चैलेंजेस भी हैं, और एक जी, ट्रांजिशन आ रहा है कि जो छोटे-छोटे काम हैं, वो कोई करना जी, नहीं चाह रहा है, तो वो पूरी एक उस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। तो अगर अचानक से इन सबको हटा दिया जाए तो सारा कुछ चरमरा जाएगा पूरा जी। सिस्टम। तो एक 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 रैशनल अप्रोच लेते हुए एक बेटर पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है, ताकि उनको भी परेशानी ना हो और हमको भी परेशानी ना हो। नहीं, उनको उनको परेशानी होने दो। उनको वोटिंग नहीं, राइट्स ले नहीं, लो, उनसे जो यहाँ सब्सिडीज़ पे ले लो। ऑफ कोर्स सर हाँ, जिनके आधार बन गए, जिनको यहाँ पर रिहैबिलिटेशन किट्स देकर नेताओं ने बसाया, तो उनको थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन बिल्कुल हाँ, आउटराइटली
आपने बोला है कि एक रैशनल अप्रोच लेके करें, या मैं उसकी बात कर रही हूँ उन इन दैट सेंस। अब वो तो ऑफ कोर्स परेशानी होगी जब उनको कहेंगे कि आप जिसके पास आधार कार्ड है, इंडियन सिटिज़न बना हुआ है, उसको बांग्लादेशी बनना पड़ेगा, तो उसको तो बड़ी तकलीफ गुज़रेगी ना। तो जी। तो ऐसा दिल्ली में सर मैंने कई सारी ऐसी कॉलोनीज़ हैं जहाँ पर हम लोग अक्सर ग्राउंड पे जाते हैं, काम करते हैं, जहाँ पर बसाया है आपके नेताओं ने प्रॉपर किट्स के साथ जिसमें सारा सामान होता था और जी, सारी चीज़ें उनको आधार कार्ड बच्चों से लेके पूरे-पूरे परिवार के बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे ही सिस्टम में हमारे ही नेता करते हैं। फिर उसके जी, बाद सवाल करते हैं सरकार से कि आपको पता है तो आप भेज दो वापस। अब इतना आसान थोड़ी ना है भेजना किसी को जी, निकाल के, ढूँढ के, इतनी बड़ी जी, संख्या में लोगों को। ख़ैर, अब देखते हैं कि बांग्लादेश को लेकर भारत क्या कदम उठाता है क्योंकि बांग्लादेश लगातार भारत को पोक कर रहा है और अब तक भारत की तरफ से कोई रिएक्शन आया नहीं है। तो लेट्स सी अब जी, आगे इसमें क्या होता है क्योंकि अब जो एयरबेस बनाने की बात है, ये थोड़ी कंसर्निंग है, तो भारत को इस पे कुछ तो कदम उठाने की ज़रूरत है। सर आपका जी। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप इतना बिज़ी हाँ, हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ। उसके बावजूद आपने टाइम दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Thank you.